कल जो सफर में उंगलियों पकड़े थे, ऐसे नहीं बनना है, हमको उंगली पकड़ के चलाना सिखाना है दूसरों को। तो शुक्रिया। अब मैं प्रवीण कुमार जी से कहूंगा कि वो तंबाकू से संबंधित और संगठन से संबंधित रेडियो को लेकर के अपनी विस्तार से अपनी बात को रखें, ताकि समझ में आए कि वाकई नशा मुक्ति क्या है, वो संगठन क्या है और संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे जोड़ा जाए और संगठन के माध्यम से समाज की तमाम बुराइयों को कैसे दूर किया जाए और खासकर समाज की जो समस्याएं हैं उनको किस तरीके से पूरा किया जाए और सरकार की तरफ इनकी उन जरूरतों को कैसे पहुंचाया जाए, उसका क्या तरीका, क्या रास्ता हो सकता है। और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो छोटे से बड़े हों, उन तक ये बातें कैसे पहुंचकर उनसे करवाई जाए, ताकि हमारे मोहल्ले में, हमारे समाज में, हमारे वार्ड में, हमारे गांव में वो परेशानियां जो हो रही हैं वो दूर हो जाए और हम और हमारे बच्चे सुखी जीवन जी करके अपनी जिंदगी को गुजार पाए और बच्चे हमारे शिक्षित हों, स्वस्थ हों और हमारा परिवार खुशहाल हो। इसको लेकर के जो है अपनी बात को रखें। धन्यवाद। प्रवीण कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हम सुबह से किसी विषय पे बात कर रहे हैं, वो विषय हमारे बीच था नशा। नशे की प्रकार कई तरीके के हम सभी जानते हैं। अगर हमें किसी समस्या को समझना है तो सबसे पहले हमें अपने जीवन के मूल आधार को समझना पड़ेगा। सब लोग मेरी आवाज समझ पा रहे हैं या बिल्कुल बुंदेलखंडी बोले? तो हमारे जीवन का मूल आधार क्या है? यहां हमारे बीच में मात्र शक्ति बैठी है। आप वो ताकत है कि कहते हैं कि महिलाएं जो है दो वंश तो चलाती ही हैं, लेकिन तीसरा सामाजिक दायित्व का बहुत बड़ा जिम्मा आपके कंधे पर होता है। आपकी परवरिश से समाज में हम लोगों को जो रुतबा मिलता है वो आपसे मिलता है। दुख, तकलीफ, कष्ट, हंसी, खुशी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो नशे के बारे में नहीं बात करते तो सबसे पहले हमें जीवन को समझना पड़ेगा। जीवन क्या है? केवल जन्म लेना जीवन है क्या? केवल भरण पोषण करना जीवन है क्या? केवल सांसारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेना जीवन है क्या? या फिर जीवन एक ऐसा खुशी और दर्द का हिस्सा है जो हम सभी के बीच में समाहित है? सारी माताएं बहनें बैठी हैं, आप में से कोई एक व्यक्ति ये नहीं चाहता होगा कि उसके घर में खुशहाली ना आए। कोई चाहता है क्या? नहीं चाहता। आप में से कोई ये चाहता है कि उसके घर में कष्ट रहे? जोर से बोलो, आवाज कम आ रही है, जोर से बोलो। क्या आप चाहते हो कि आपकी जो नई पीढ़ी है, नई नस्ल है, नए बच्चे हैं, वो आगे तरक्की ना करें? कोई नहीं चाहता, सब चाहते कि करें। तो अगर हम इन बातों पे अमल करते हैं तो हमें यह समझना पड़ेगा कि समय समय पे हमारी ही कभी कहीं ना कहीं जिम्मेवारियां और चुनौतियां हैं। जैसे अब वातावरण के परिवेश की बात करते हैं तो इसमें से हम सब लोग जिस विषय पे बात कर रहे हैं उस विषय के बारे में हमें कमियां भी पता होनी चाहिए। नशा किसी भी प्रकार का हो, वो आपके पारिवारिक, सामाजिक, व्यक्तिगत जीवन के लिए बाधक है। इस बात को सब मानते हैं? सब मानते हैं ना? अगर हम गुटखा खा रहे हैं, अगर हम गुटखा, पान, तंबाकू खा रहे हैं और हमें किसी से बात करनी है तो हमें उठ के थूकने जाना पड़ेगा। इस चीज को 4 लोग बैठे हैं तो 3 लोग उसको समझते क्या है यार, कैसे बोलते हो, ऊपर छींटे यार। अरे अगर हम नशा दारू का करते हैं तो वो भी घातक है। मेरे कहने का अर्थ है कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक प्रतिष्ठा का दमन तो होता है ही, साथ ही आपके शरीर का, आपके शरीर के में होने वाली कमियों के साथ उसको रख रखाव करने के लिए अन्य खर्चों का आपका जो बोझ आता है, उससे हमारे परिवार की अर्थव्यवस्था बिगड़ती है। हम आप देखते होंगे आसपास, पास पड़ोस में देखते होंगे कि कोई व्यक्ति 500 रुपया कमा के आ रहा है, 1000 रुपया कमा के आ रहा है, अगर वो 400 रुपए की शराब पी लेता है
तो शराब तो पीता तो पैसे का नुकसान होगा नंबर 1। दूसरा नुकसान क्या होगा, घर में कलेश होगा कि नहीं होगा, हिंसा हुई, हिंसा में और क्रोध में कदम क्या उठते हैं, गलत उठते हैं। तो इस पर सरकार ने काफी तरह की, सरकार ने भी नियम रखे हुए हैं, लेकिन जागरूकता अभियान भी चलाना और हमें और भी बताना है विभिन्न संगठनों के माध्यम से इसमें और क्या क्या सुधार लाए जाए। जैसे कि अभी कोटपा पे बात हो रही थी, कोटपा में सारे बिंदु लिए गए हैं। बच्चे घर से निकलते स्कूल जाते हैं, स्कूलों के बाहर बैनर लगे होते हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब के प्रचार भी होते हैं, वो इस नियम के अंतर्गत बंद हो रहे हैं। लेकिन सरकार का केवल बैनर लगा के जागरूकता अभियान चलाना ही पर्याप्त नहीं है। एक तरफ सरकार बैनर लगाती है, दूसरी तरफ सरकार उस पर रेवेन्यू कमाती है। भारत देश के कई राज्यों की रेवेन्यू नशे के पैसे से चलता है। तो सरकार की दोहरी मानसिकता से कौन प्रताड़ित हो रहा है, हम प्रताड़ित हो रहे हैं, हमारे परिवार प्रताड़ित हो रहे हैं, हमारे बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं, उनका भविष्य अंधकार में हो रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि भारत देश तंबाकू उत्पादन का सबसे बड़ा समूह में दूसरे नंबर का देश है। लेकिन उत्पादन के साथ साथ हमें भी पता होना चाहिए कि वो हमारे यहाँ खपत भी सबसे ज्यादा होती है देश के विश्व के अंदर। तो हमें ये देखना है कि जिस चीज को हम बना रहे हैं वही हमारे लिए घातक हो रहा है। इस पे जो सरकार ने उन पे जो नियम लागू हुए हैं, ये इसीलिए लागू हुए कि लोग इससे जागरूक रहें। जागरूकता का अर्थ ये नहीं है हम एक हॉल में बैठ गए, ये अर्थ नहीं है। जागरूकता अर्थ केवल ये नहीं है हमने टीवी में प्रचार देख लिया, नहीं है ना। जागरूकता अर्थ केवल ये भी नहीं है कि हमने बच्चे को रोक दिया कि शराब नहीं पीना है। जागरूकता का अर्थ ये है कि हमें बच्चे के सामने कोई नशे का सेवन करना है और ये नहीं करना है जा बेटा 10 रुपया का पान पराग ले आओ, गुटखा ले आओ। मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तब भी लोग तंबाकू खाते थे, तब भी लोग बीड़ी पीते थे, लेकिन बच्चों से नहीं मंगाते थे। लेकिन आज हो क्या रहा है, घर में बैठे हैं बच्चे गुटखे तंबाकू खिला रहे हैं। तो मेरे कहने का अर्थ है जिस तरह हम किसी रामायण में, किसी कथा में, किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी चर्च में, किसी गुरुद्वारे में जाते हैं तो ये धर्म नहीं है, उसका पालन धर्म है। कथा सुन के आया, सुनना तो अच्छी बात है लेकिन उस पर अमल करना धर्म। इसी तरह हमें हर चीज को अमल करना है, अपने जीवन में लाना है। अगर हम अपने जीवन में लाएंगे तो आपके जीवन में निश्चित परिवर्तन होगा। अगर हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हम उसको केवल सुन रहे हैं, अमल नहीं कर रहे हैं। मैं सही कह रहा हूं? तो तंबाकू का सेवन कई रूप में होता है। सूखी पत्ती के रूप में भी होता है, बीड़ी के रूप में भी होता है, सिगरेट के रूप में भी होता है और कई तरीके से होता है। आप लोग चूंकि इस व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आपसे बेहतर इसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता इसके नुकसान क्या है। केवल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम यहाँ बीड़ी पी रहे हैं तो हमें नुकसान नहीं कर रहा है। लेकिन यदि आप यहाँ बैठे हैं, इस ग्राउंड में बैठे हैं, तो इतने लोग बीड़ी पी रहे हैं, 2 लोग बीड़ी पी रहे हैं तो 8 लोगों को भी उतना ही नुकसान हो रहा है जितना पीने वाले को हो रहा है। याद है आपको? इसीलिए सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान के लिए सरकार ने जुर्माना रखा है। अब ये समस्या तो थी, इन समस्याओं के लिए नैतिक दायित्व सरकारों का बनता है। तो नियंत्रण के लिए कई तरह के कानून भी बनाए हैं, विज्ञापनों के माध्यम से लाए। आपने देखा होगा टीवी कौन कौन देखता है, टीवी कौन कौन देखता है? हाँ बताओ। जब वो किसी नाटक में, सीरियल में, फिल्म में हीरो या हीरोइन शराब का गिलास पीते हैं तो नीचे लिख के आता है धूम्रपान हानिकारक है। आता है ना? आता? सरकार तो बच गई, लेकिन फंस कौन रहा? कौन फंस रहा है? कौन फंस रहा है? कौन फंस रहा है? कौन फंस रहा है? जोर से बोलो। हम लोग। सरकार तो बच गई, उन्होंने नियम का पालन कर दिया, लेकिन हम फिर भी नहीं सीख रहे हैं।
तंबाकू नियंत्रण की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? आज हमारे पास अपने शरीर को, अपने जीवन को रख रखाव के लिए तमाम औषधियां हैं, तमाम साधन संसाधन हैं। उस वक्त तो हमें पता भी नहीं चलता था। हमारे कई बुजुर्ग, कई नौजवान साथी हमारे बीच से दुनिया से चले जाते थे, हम उसको केवल अनहोनी मान के स्वीकार कर लेते थे, कुछ हमारे साथ गलत हो गया। उसमें से कई मृत्यु की बजाय नशा भी होते थे। इससे कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, केवल कैंसर नहीं। कैंसर तो मेरा नाम है। कितने कैंसर होते हैं, कितने प्रकार के कैंसर होते हैं। उनसे हमारा नुकसान क्या होता है ना? उनसे हमारा शरीर का नुकसान तो होता है ही। आपके अगर आस पड़ोस में किसी को बीमारी हुई हो तो उसकी दुख पीड़ा को आप देखिए तो आप समझेंगे उसको शारीरिक तकलीफ तो है ही, आर्थिक तकलीफ भी होती है। घर दिवालिया हो जाता है, लेकिन वो अपने घर के परिजन को कभी बचा वापस अपने बीच में नहीं पाता है क्या? इसके अलावा जो पीड़ा होती है शरीर की, कहीं यहां से मुंह कट रहा है, कहीं गला कट रहा है, कहीं जीभ कट रही है, कहीं टॉन्सिल कट रहे हैं, क्या है ये? हमारे शरीर के अंदर, चूंकि हमने बुखार आया, हमें पता चल गया बुखार है, आपने दवाई खा ली। देखिए, इस तरह के नशे के सेवन से अंदर ही अंदर हमारे शरीर के अंदर जो गलाव होता है वो हम समझ नहीं पाते। इशारा करता है शरीर इशारा करता है, शरीर आपको संकेत देता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हम यही तो कहते हैं चाय पिए तो 10 मिनट हो गए, आइसक्रीम खा ली तो क्या बिगड़ा। तो हमें ये सुधार अपने जीवन में हमेशा लाने पड़ेंगे। विज्ञापन पहले जो आते थे, जैसे आपने देखा कोई यहाँ कोई वो खाता है क्या? रासरी खाता है कोई? इधर खाता हो तो पैकेट दिखाओ जरा, में पैकेट देखना है मुझे। नहीं खाता? अब निकालेंगे नहीं कोई इधर। उसमें आप देखना, एक बिच्छू बना रहता है, उसमें लिखा रहता है ये आपके जीवन के लिए हानिकारक है, लिखा रहता है? लेकिन सरकार ने और स्पष्ट किया है, इस तरह के जो जानलेवा चीजें हैं, चेतावनी वाले चिन्ह है, वो देखते थे आप इतना से छपा रहता होगा, इतना से। सरकार ने स्पष्ट किया है उस चिन्ह को और बढ़ाकर बनाया जाए। इसलिए सब पढ़ते लेकिन खाली तो बोले ठीक है यार, नींद आ रही थी, थोड़ा जाएगा मिल जाए। अच्छा, एक समस्या और है। समय बढ़ते बढ़ते जो एक गंभीर समस्या है, पहले एक धूम्रपान का सेवन एक निश्चित उम्र के बाद हुआ करता था। ऐसा सब लोग मानते कि नहीं मानते? मानते सब लोग। आज बड़ा कष्ट का बात है, बड़ी तकलीफ और पीड़ा की बात है। आज नौजवान साथी लोग सबसे ज्यादा नशे में गिरफ्त हैं, चाहे वो युवक हों चाहे वो युवतियां हों। हम गांव में इस छोटे कस्बों में रहते हैं तो ये तो हमारा थोड़ा बहुत सीमा में है, लेकिन बड़े शहरों में आप देखो, आप एक फैशन ट्रेंड बन गया है, पार्टी की शोभा बन गई है, पार्टी की शान बन गई है। तो ये नियंत्रण कहां से हुआ? हमारे हाथ से बागडोर खिसकी ना। हमें नियंत्रण करना है। सरकार तो अपने नियंत्रण करके दूर हो जाओ से लिख दिया टीवी पे कि भाई शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन वो पिक्चर में हीरो पी क्यों रहा है? लेकिन लोगों को तो उस हीरो की तरह बनना है ना। बनना है कि नहीं बनना है? तो बहुत सी बनना है कि बनना है? तो प्रेरणा हमें कहां से मिलती है? उन सभी संसाधनों पर रोक लगनी चाहिए। जहां से हमें प्रेरणा मिलती है उन्हीं सारे संसाधनों पर रोक लगनी चाहिए। अगर मान लो हम किसी धार्मिक स्थल पर हैं तो हमें यह सिखाया जाता है कि झूठ बोलना गलत बात है, तो उस पर अमल करना भी बहुत जरूरी है। यदि मैं बोल रहा हूं झूठ बोलना गलत बात है तो मुझे झूठ नहीं बोलना, ये मेरी नैतिक दायित्व है। अब युवाओं को दूर कैसे रखें नशों से, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए अभी बात हो रही थी कोटपा की, जैसे सरकारी स्कूल, मंदिर, मस्जिद, सार्वजनिक स्थल, कॉलेज, कोचिंग, ट्यूशन,
ऐसी जगह इन सब चीजों के व्यसन के प्रकार ना दिखाई दें, चिन्ह ना दिखाई दें, तस्वीरें ना दिखाई दें। कई बार ऐसा होता है ना कि अगर हम कुछ नहीं देख रहे हैं तो अपने काम में मस्त हो, अगर हमें कोई चीज दिख जाती है ना, लगता है यार थोड़ा हम भी टेस्ट कर ले इसमें क्या है, ऐसे होता। तो ये लतों से हमें, व्यसन से हमें बचना है। अभी एक सर्वे हुआ था वैश्विक स्तर पर। उस सर्वे में यह पाया गया है कि अपन बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू उसमें भी तो होती है ना, तो बीड़ी की अपेक्षा, सिगरेट की अपेक्षा बीड़ी हमें ज्यादा नुकसान करती है, तो दूर हो जाएगी। अगर वो हमारे उपयोग में है, सस्ता है, तो हम सोचते यार ये जूस भी पी लेते हैं। अगर कोई चीज, सिगरेट हमें 40 रुपए की मिलेगी तो हम कुछ प्रतिशत लोग, कुछ प्रतिशत परिवार के बच्चे पैसे की कमी की वजह से उस नशे से दूर हो सकते हैं। अब मैंने अभी बात की थी जैसे कि नशा मुद्रास्फीति दर भी तय करता है, राजस्व भी उसी नशे से आता है, ये सब चीजें। इस पे भी कई संगठन जो है अभी भी इस पे भी बहुत ताकत से मांग कर रहे हैं, इनके नियमों में और सुधार किया जाए। अब जैसे अपन देखते हैं कि हमारे देश में हमने तो ये सुन लिया कि भाई नशा बीमारी, नशा नुकसान करता है, तंबाकू नुकसान करती है, शराब नुकसान करती है। अब हमारे पास आंकड़ा कहां है? इससे क्या होता है? कितने लोगों की जनहानि होती है, कितने लोग इससे मौत के गाल में जाते हैं। तो लगभग ये छोटे छोटे नुकसान की वजह से लगभग 2.5 करोड़ लोग, ये पिछले साल का सर्वे है, ये 2.5 करोड़ लोग, इस साल बढ़ा है 2 करोड़ 70 लाख के आसपास लोग केवल बीड़ी सिगरेट जैसे नशे से लोगों मौत के गाल में जाते हैं। अब सोचिए 2.5-3 करोड़ लोगों के परिवार का एक व्यक्ति इस नशे की वजह से चला जाता है, वो परिवार का एक मुखिया भी हो सकता है, वो परिवार का एक सहारा भी हो सकता है, वो परिवार की एक धुरी भी हो सकता है। अब आप सोचो, जिस गाड़ी के पहिए की धुरी चली जाए वो गाड़ी कितनी आगे जाएगी, कितनी जाएगी? नहीं जाएगी ना। कितना खींचोगे आप भी हिम्मत हार जाओगे। इसलिए हमें भी सचेत रहना है, हमेशा सरकार के सामने, सरकारी नुमाइंदों के सामने इसके खिलाफ भी हमें बात रखनी है। अब आप दिमाग में एक सोच रहे हो गए, आप मुझे पता है बोल नहीं पा रहे हैं, क्या किसी बीड़ी में होता क्या, ऐसा क्या नुकसान? एक सिगरेट पी ली तो क्या हुआ, एक गुटखा खा लिया तो क्या हुआ, थोड़े से तो खाए, 4 दाने तो खाते हैं लोग, ऐसे बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो आपके जेब के अंदर 20 रुपए का जो राशि का गुटखा है, या जो सिगरेट है, या जो बीड़ी है, इतने से पैकेट के अंदर कितने केमिकल होते हैं? आप अनुमान लगाओ, कितने हो सकते हैं? लगाओ अनुमान, बोलिए कोई। 3000 रसायन, 3000 केमिकल छोटे से पैकेट के अंदर। अब सोचो उन केमिकल का क्या स्वभाव होता होगा, हमारे शरीर के अंदर क्या दुष्भाव करते होंगे, हमारे शरीर को कितना नुकसान करते होंगे, ये आपको नहीं दिखता। कब दिखता है? जब हम बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, जब हमारे हाथ से रेत फिसल जाती है। कभी आपने हाथ से रेत पकड़ी है? कैसे फिसलती है? वापस नहीं आती। इसी तरह जीवन है, इसी तरह जीवन को संभालने के लिए हमें सावधानियां रखनी है। अब सोचो, आपने कल्पना नहीं की होगी कि 10 रुपए के पैकेट में, या छोटी सी बीड़ी के बंडल में, या एक सिगरेट में 3000 प्रकार के खतरनाक केमिकल का हम सेवन कर रहे हैं। सोचा था कभी? नहीं सोचा होगा। अब इसमें कई तरह की वैरायटी होती है। तंबाकू के प्रकार तो आप जानते ही हैं, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, चिलम, हुक्का, इन सबसे बाकी हमारी भारतीय संस्कृति में भी शामिल है ये सब चीजें। अब हम यूज क्यों करते हैं? बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। तंबाकू इस्तेमाल क्यों करते हैं? कोई बताएगा क्या? कोई बताएगा?
आपके घर में कौन करता है और कैसे क्यों करता है? ये सबसे बड़ा विषय ये है कि हमारे घर का माहौल, हमारे आसपास का माहौल है ना। कई बार लोगों को लगता है यार मैं बहुत थकान हो रही है मेरे अंदर, बहुत टेंस हूं, मैं गुटखा खा लेता हूँ, तंबाकू पी लो, रिलैक्स हो जाता हूँ। एक निकोटीन जो होता है उसकी हैबिट हमारे बॉडी को लग चुकी होती है, उसके बिना हम रह नहीं पाते। वो निकोटीन चाय में भी होता है। मीडिया के इन्फ्लुएंस भी बहुत इसमें कारगर है। वो देखते ना अपन हीरो सिगरेट पी रहा है, गुलछर्रे उड़ाता है, वो लोग देखते हैं। स्ट्रेस, तनाव, थकान, तनाव कई प्रकार के होते हैं। तनाव भी इसी से पैदा होता है। हमारी आमदनी, अब बोर्ड नहीं रखा, नहीं तो बोर्ड लगा होता तो हम आपको कैलकुलेशन करके बताते। एक व्यक्ति यदि एक दिन में 20-20 रुपए के 2 गुटखे खाता है, 40 हो गए। महीने भर में कितने हो गए? 1200 हो गए। साल भर में कितने हो गए? कैलकुलेशन करना। और 10 साल में कितने हो गए? गुणा बार घर पे करना, हारून जी को बताना। अगर हम 1000 रुपए की आरडी बैंक में खोलते हैं तो 5 साल बाद वो हमारे घर को जब लौट के आएगी तो हमारी अर्थव्यवस्था में साधक होगी। होगी कि नहीं होगी? अब बीमारियां, स्ट्रोक, कई तरह के ब्रेन हेमरेज होता है, हेयर फॉल, बाल गिरते हैं ना, इसके आंखों की समस्या हो रही, उसमें भी नशा शामिल है ना। कानों की बीमारियों में भी नशे का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे किसी प्रकार का नशा हो। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब हम सांस लेते हैं ना, जिसको पास अस्थमा बोलते हैं, दमा बोलते हैं, वो भी एक ट्यूबरकुलोसिस, ये गंभीर बीमारी है, लंग्स की डिसीज। अभी आपने देखा होगा, अब वो हमारे पास है नहीं, बहुत बढ़िया गीत है लंग्स के ऊपर। आपने सुन, अभी तक कोविड नहीं आया होता तो हमने अपने शरीर के हिस्सों को नहीं जान पाया होता। कोविड आया तो लोगों को पता चला लंग्स भी बहुत काम के हैं हमारे शरीर के, हैं। उन्हें क्या हो गया भाई, उनके लंग्स 50% डैमेज हो गए, किसी के लंग्स 80% डैमेज हो गए। क्यों? हालत क्यों खराब है? वो लंग्स में इन्फेक्शन 80% हो गया। तो कोविड ने, मैं अपन ने ये समझा कि हमारे शरीर में, अभी तो हम क्या जानते थे, हार्ट, ब्रेन, आंख, हाथ, पांव, लंग्स भी बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी और रिसर्च हुआ है, हड्डियों में समस्या आने लगी है नशे से। माइग्रेन की प्रॉब्लम कॉमन है, ब्रेन हेमरेज कॉमन है, हाइपरटेंशन है ना, हृदय से जुड़ी हुई चीज जो हो रही है ना, क्लॉटिंग हो रही है, कोरोनरी आर्टरीज की समस्या हो रही है, कहने वो उनकी हृदय गति रुक गई, इसमें उसका भी योगदान है। अब ये चूंकि हमारा वो चल नहीं रहा है, तो हम आपको पिक्चर दिखाते हैं कैसे आता है। ये सेंटर कहाँ है? हम जैसे ये इसको समझो आप, जैसे ये हम तंबाकू खड़ी है ना, इधर एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। तो ये तंबाकू अगर लेता है तो कई तरह की बीमारियां होती हैं, लेकिन ये बीमारियां व्यक्ति की जड़ों में घुसती है तो ये अल्कोहल की तरफ घसीटती हैं। फिर नशा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता नहीं बढ़ता? फिजिकल इनएक्टिविटी भी होती है। तो इन सब चीजों को हमें बड़े गौर से समझना पड़ेगा। अब कुछ बीमारियों के चित्र हैं, ये थोड़ा हम आपके पास आके दिखा रहे हैं, कितने घातक लग रहे, वो बुरे लग रहे हैं, देख नहीं पाएंगे हम। वो मेरी चल रही है पेन ड्राइव, हम दिखाते हैं आप लोगों को, पूरे चित्र हैं, क्योंकि हमारे अंदर जब भय होता है तभी हमारे अंदर सुधार होता है। ये देखो गला, जीभ कैसी हो गई है। तो ये इन बीमारियों के बारे में आप लोगों का ये दायित्व है कि जो यहां से आप लोग जाएंगे तो अपने साथ के लोगों को बताएंगे। दिख रहा है? दिख रहा है? अब जो तंबाकू के अंदर रसायन होता है, रसायन सबसे ज्यादा असर कहां करता है? सोचो आप।
क्या क्या मिलके रसायन, जो तंबाकू में रसायन मिलाया जाता है वो क्या क्या मिलके बना होता है? विनेगर का नाम सुना आपने? चाउमीन बड़े शौक से खाते हैं हम लोग, बड़ा घातक होता है। चाउमीन बनाने वाले कारीगर नहीं मिलते हैं, उसमें जो केमिकल लगता है उससे हाथ गल जाते हैं उनके। हम क्या खाते हैं? चाउमीन। न्यूक्लियर वेस्ट, जो हमारे प्रोडक्ट वेस्ट होके फेंक रहे हैं, कचड़े में फेंक रहे हैं, इनके रिसोर्स के से जो भी केमिकल निकलता है वो उसमें मिलाया जाता है। निकोटीन, जिन कीड़ों मकोड़ों में निकोटीन होते हैं उनके लिए फॉर्मिंग से जो निकोटीन निकलता है वो भी मिलाया जाता है उसके अंदर, है ना। कार बैटरी के रसायन, मेरे एक दोस्त ने गुटखे की फैक्ट्री डाली थी। सुनिए, आप बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं। मेरे एक मिलने वाले, दोस्त नहीं कहेंगे, मेरे एक मिलने वाले हैं, उन्होंने गुटखे की फैक्ट्री डाली थी, तो उनको 25 लाख रुपए लगा था उसका टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट का। काय का कि ऐसा कौन सा केमिकल मिलाएं कि जिसमें लोगों के मुंह में लग जाए। बोले कहते नहीं उसका टेस्ट बड़ा अच्छा, बोले वो फलाने चौराहे पे वो टिमानी की टिक्की पिलाता, उसका टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। तो केवल ये टेस्ट जानने के लिए कि कौन सा केमिकल मिलाया जाए, उनको मेरे अनुमान से शायद 25 लाख रुपए उन्होंने बताया था, 25 लाख रुपए लगा था। तो लत जो है ना, लत तो बुरी होती है। तो ये लत लगाने के लिए अब हमें रोकना क्यों है? क्यों हमें रोकना चाहिए ये नशा? हमारे ब्रेन में, हमारे हार्ट में, हमारा शरीर एक केमिकल और मैग्नेटिक व्यवस्था का बना हुआ शरीर है। चुंबकीय व्यवस्था है हमारे शरीर के अंदर। ऐसा नहीं है कि चुंबक नहीं है और केमिकल नहीं है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा या आपके बच्चे पढ़ते होंगे कि फलाने केमिकल में फलाना केमिकल मिलाओ तो उसका रिएक्शन ही आता है। जो कि प्रैक्टिकल करते वो दिख जाता, लेकिन अंदर क्या रिएक्शन हो रहा वो हमें बीमारी के रूप में ही पता चलता है कि हमारा रिएक्शन कैसा हो। तो ये छोटे छोटे बिंदु थे। अब इसको जागरूकता, अब इसको हम कैसे कर पाए, अब हम इसको कैसे रोकें? हर व्यवस्था को ताकत देने के लिए, हर व्यवस्था की जागरूकता के लिए एक समूह तैयार होता है। हमें लगता है आप लोग बोर हो रहे क्या? समूह तैयार होता है। हम कहते हैं ना, हम अकेले काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे तमाम संगठन होते हैं, तमाम ट्रेड यूनियंस हैं जो आप लोगों की आवाज उठाते हैं, आप लोगों की हक के लिए लड़ते हैं, लेकिन हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना पड़ेगा, तब आपकी आवाज को वो और ताकत से ले जा पाएंगे। आप लोग कहते होंगे ना कि हमारी वृद्धा पेंशन बननी थी, हम तो नगर पालिका कई बार हो जाए, हमारी वृद्धा पेंशन नहीं मिली। हमारी खाद्यान्न की पर्ची बननी थी, हम कई बार नगर पालिका हो जाए, खाद्यान्न की पर्ची नहीं बनी। क्यों? क्योंकि आप अकेले व्यक्ति हैं। जब हम समूह में कोई लड़ाई लड़ते हैं, सामूहिक कोई लड़ाई लड़ते हैं, तो जिस मंच पर लड़ाई लड़ने जाते हैं, जिस दफ्तर में लड़ाई लड़ने जाते हैं, वो अधिकारी भी देखता है कि एक आदमी आया है कि 50 आदमी है इनके साथ। तो इसीलिए यूनियंस, ट्रेड यूनियंस जो भी होती हैं, इसीलिए आपसे कहा जाता है कि उनके कार्यक्रम में शामिल होइए या उनके समक्ष बैठ के समस्याओं का समाधान के लिए आप आपस में चर्चा करिए, उनके प्रोग्राम में शामिल होइए। क्योंकि आप जब खड़े होंगे किसी भी यूनियन के साथ, किसी भी संगठन के साथ आप खड़े होंगे, तो आपकी बात को और ज्यादा वजनदारी से ही सुना जाएगा और माना जाएगा, विचार किया जाएगा। हमने देखा है कई जैसे हम लोगों ने डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, जो घरेलू कामकाजी महिलाएं होती हैं, उन महिलाओं के लिए हम लोगों ने 5 लाख पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री जी को भेजे थे पूरे देश से, है ना। क्या जरूरत थी 5 लाख भेजने की? एक ही भेज देते। संगठन में शक्ति होती है, संगठन की बात सामूहिक होती है। जब सामूहिक बात होती है तो समाज के निर्माण की बात होती है, जब समाज के निर्माण की बात होती है तो एक नई दिशा की बात होती है। ये सब चीजें हैं, इसलिए कही जाती। कई बार हम लोग कहते हैं उन्होंने बैठक में बुलाया है, हमें बस समय ही नहीं। थोड़ा सा समय आपके जीवन की दशा और दिशा बदल सकता है, थोड़ा सा समय हमारे सामाजिक स्तर को बदल सकता है।
थोड़ा सा समय हमारे बच्चों की के लिए नई राह बना सकता है, थोड़ा सा समय हमें और जागरूक कर सकता है। हमने जो कुछ सीख लिया वो ये जरूरी नहीं कि हम अपना तक सीमित रखें। हमारी जवाबदारी है, यदि हमने समाज में जन्म लिया है, हम सामाजिक व्यक्ति हैं, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे घर के 4 घर इस तरफ, हमारे घर के 4 घर इस तरफ की जवाबदारी मेरी है। बिना किसी के कहे, बिना किसी के, आप जानते होंगे कि आधी रात को जब आपके पड़ोसी को तकलीफ होती होगी तब वो पड़ोसी बगल वाले की कुंडी बजाता है कि दूसरे मोहल्ले वाले की कुंडी बजाता। बताओ, आप ही बताओ। ये हमारी नैतिक जवाबदारी है, हमें सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना है, बिना कहे स्वीकार की हुई जिम्मेदारियां हैं। इसी तरह संगठन में, यूनियन में, जैसे हम कहते हैं ना कि आप यूनियन की बैठक में शामिल होते हैं, आप यूनियन की बैठक के कोई पदाधिकारी हैं, तो ये मत कहें मुझे किसी ने कुछ कहा ही नहीं। हमारा काम अपने हिसाब से चलना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए हमारे आज के जीवन में, आज के समय में हमने क्या किया। जीवन को जीना और जीवन में भूमिका को समझना बहुत बड़ी बात होती है। हम अपनी भूमिका को नहीं पहचान पा रहे हैं, इसलिए हम परेशान, आर्थिक तौर पर परेशान है, सामाजिक तौर पर परेशान है और पारिवारिक तौर पर परेशान है, बीमारियों से ग्रसित हैं। तो मेरा आपसे एक अनुरोध है कि हमें नशे के सेवन से खुद दूर रहना है, अपने बच्चों को समझाना है, अपने पड़ोसियों को समझाना है। यदि आप यहां से एक संकल्प कीजिए, हाथ उठा के सब लोग संकल्प कीजिए, हाथ उठा के एक संकल्प लीजिए कि मैं, दोहराइए, मैं यहां से जाने के बाद 5 व्यक्तियों को नशा मुक्ति के लिए प्रेरित करूंगी एवं संकल्प लेती हूं, अगर 5 व्यक्ति जब तक हम प्रेरित नहीं करेंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं। उन 5 को भी ये संकल्प देना है कि 5 और उनको प्रेरित करें। तो आप सोचिए क्या बुरा भाग बनेगा, बोर्ड होता तो बताते आपको पूरा। अच्छा, अब यहाँ जितने लोग भी हैं वो यहाँ उठ के खाते हैं, तो पहले वही संकल्प ले, हम घर जाके नहीं खाएंगे। नहीं, बोलिए नहीं आप, मैंने सबके चेहरे देखे हैं, मैं कहूं तो बता सकता हूं कौन कौन खाता है, उठा सकता हूं। लेकिन सार्वजनिक स्तर पे सभी को, सार्वजनिक स्तर पे वो नहीं करना चाहिए ओपन। तो हमें जब शुरुआत हम करते हैं तो शुरुआत हमारी अगर हमसे नहीं है, जो नहीं खाता वो भी जागरूक करे। वो ये कहे कि जैसे लोग कहते हैं मुझे लत लग गई, क्या ना, मुझे तो नहीं लगी। लोग कहते हैं उम्र के साथ खाते, तो आप कहिए मैं तो इतनी उम्र की हूं, मैंने अब तक नहीं खाया। लोग कहते हैं मुझे थकान लगती है, तो आप, तो थकान मिटाने के कई वो होते हैं, लोग वेश्या में चले जाते हैं। आपस में चर्चा करिए, अपना पसंदीदा संगीत सुनिए, अपना पसंदीदा काम करिए, कई साधन हैं। हमें सामाजिक जीवन में हर चीज की उपयोगिता को समझना पड़ेगा। तो हमने क्या समझा, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, हमारी जिम्मेवारियां जन्म से ही हैं। इन दायित्वों को सही दिशा में चलाने के लिए हमें हमेशा व्यसन से दूर रहना है ना। हमें खुद रहना है, हमारे बच्चों को सचेत करना है, हमें पड़ोसियों को सचेत करना है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक यूनियन की बात कर रहा हूं। मैं अभी ऑटो में आ रहा था अपने घर पे, तो मैंने टैक्सी वाले से पूछा कि भैया तुम्हारी जब कोई समस्या आती है तो तुम्हारी बात कौन करता है शासन प्रशासन से? तो बोले हम लोग करते हैं। हमने यदि तुम लोग बात करने जाते हो तो उस दिन टैक्सी कौन चलाता है, घर में चूल्हा कैसे चलेगा? हमने, आप लोग यूनियन है कि नहीं है? बोले हाँ है, यूनियन तो है। यूनियन में कौन देखता है? बोले हमारे टैक्सी वाला देखता है। तो मैंने उनसे कहा कि यूनियन के रजिस्टर्ड है कि नहीं है? बोले रजिस्टर्ड नहीं है। हमने बोले हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है। टैक्सी वाला बोला हमारी बात कोई सुनता नहीं, हम लोग सब लोग जाते हैं, आवेदन देके आ जाते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि आपको एक बात रखने के लिए, एक अपने सामने नेतृत्व करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो प्रशासन के समक्ष आपकी बात को पूरी ताकत से रख पाए। चाहिए कि नहीं चाहिए?
तो मेरा ये आपसे यही कहना है कि हम संख्या में ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन संख्या को दिशा देने वाला भी व्यक्ति हमें चाहिए। तो मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया, क्योंकि आप लोग काफी उम्रदराज हैं और मैं बहुत छोटा हूं, और मैं और आगे बढ़ाऊं कि कितना आधा घंटा। जब हमारे पास हमने एक शाम को हर कोई एक सपना देखते हैं हम जीवन में। हमें जीवन में सफल होने के लिए कमिटेड होना बहुत जरूरी है। वचनबद्धता, वचनबद्धता का अर्थ समझते हैं आप? समझते हैं? जो हमने बात कर दी है उस बात को पालन करना चाहिए। समझते हैं ना? हमें रीचेबल होना चाहिए। यदि हम संगठन में काम करते हैं तो आसानी से कोई भी व्यक्ति आप तक पहुंच जाए। समझ रहे हैं मेरी बात? आप अच्छे लीडर हैं, आप अच्छे संगठन में काम करते हैं, लेकिन लोगों को समस्या वो आपको ढूंढ रहे हैं, आप उनको मिल नहीं रहे हैं, तो ना वो आपके काम के, ना आप उनके काम के, है ना? अब होता है एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकारता। स्वीकारता मतलब यदि आप कोई बात कर रहे हैं तो आपकी बात को कोई स्वीकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन ये नहीं वो स्वीकार नहीं कर रहा तो और तेज आवाज में बात कर रहे हैं, नहीं। हमें वो व्यक्तित्व तैयार करना है संगठन में काम करने के लिए, ताकि लोग आपको देख के जैसा हम लोगों को चाहते हैं वैसे परिवर्तन हमें अपने अंदर करने पड़ेंगे, तभी लोग आप सहज, सरल, सुलभ, रीचेबल, एक्सेप्टेबल, ये सब शब्द ऐसे होते हैं जो लोगों को आसानी से एक दूसरे से जोड़ते हैं। अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो, जैसे हम यहाँ एक फर्क बता रहे हैं, हम सब कहते हैं मेरा भारत देश महान है, सब कहते हैं मेरा भारत देश कैसा होगा, आप भी ये कहते होंगे। जो हमने देखा वो तो ठीक है, हमारे देश की महानता कैसे है इसका प्रमाण यही हॉल में है, इसका प्रमाण हॉल में ही है। सोचो जरा कहां है? एकता में। हाँ, और कोई बताओ? बोलो बोलो, अरे गलत सलत कुछ भी बोलो, आप बोलो बोलो। यहां एक टेबल पे कितने लोग बैठे हैं गिनो? 5-6 लोग बैठे हैं, बैठे 5-6 लोग बैठे हैं ना एक टेबल पे। ये बताओ, बैठने से पहले आपने किसी की जाति पूछी क्या? किसी का धर्म पूछा क्या? किसी का पहनावा पूछा क्या? किसी का आचरण पूछा क्या? कौन से भगवान को मानता है ये पूछा क्या? तो फिर हम यहां से बाहर निकल के क्यों पूछते हैं? क्यों पूछते हैं? हम बस में जब सफर करते हैं, हमें नींद आती है तो बगल वाले के कंधे पे सर रख के सो जाते हैं। उस वक्त हम किसी की जाति पूछते हैं क्या? नहीं पूछते ना। जब भूख लग रही होती है, हम 1000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे होते हैं, उस यात्रा के दरमियान जब भूख लगती है, किसी होटल में रुक के खाना खाते हैं, तो उससे पूछते हैं भाई तुम्हारी जाति क्या है? ये हमारे देश की सुंदरता है, लेकिन इसको हमने अपने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया है। हमें ये मिथक भी तोड़ना है, ये हमारी जवाबदारी है। दूसरा, आपकी जो समस्याएं हैं, जैसे मान लो आपकी घर की समस्या है, आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या है, आप किसको बताएंगे? कोई चमचमाती कार में कोई व्यक्ति आएगा, उसको बताएंगे क्या? उसको तो ढांकेंगे कि हमारे घर की बात उसको पता ना चल जाए। आप किसको बताएंगे? आप उसको बताएंगे जो आप ही की तरह का जीवन यापन करता है, जो आप ही के साथ रहता है, जो आप ही की जैसा जीवन जीता है। बताएंगे? बताएंगे कि बताएंगे? बताएंगे कि बताएंगे? हमें लग रहा हम गलत बोल रहे, आप तो बोल नहीं रहे। बताएंगे ना? तो हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हम लोग आपस में मिलके ही अपनी एक समस्या को लेकर समूह के तौर पर तैयार हो, एक संगठन के तौर पर तैयार हो। उस आवाज को, एक व्यक्ति की आवाज उठाने से यदि 100 लोगों का काम सफल होता है, ये 100 लोगों की समस्या का समाधान होता है, तो वो एक व्यक्ति का आगे आना बेहतर है कि नहीं है?
है कि नहीं है? लेकिन एक व्यक्ति बेहतर आ गया, बाकी घर में सोए नहीं, वो भी पीछे से उसको ताकते हैं। हम कभी भी सामाजिक प्राणी हैं, ये हम सब जानते हैं। हाँ, आप लोग एक मोहल्ले में रहते होंगे, ऐसा क्यों नहीं रहते कि एक कोई यहाँ इस पहाड़ी पे रह जाए, एक उस पहाड़ी पे रह जाए, एक किसी जंगल में रह जाए? क्यों नहीं रहते? इसीलिए नहीं रहते कि ताकि हम वक्त बेवक्त एक दूसरे काम आ पाए। लेकिन रह तो रहे हैं, रहने के उद्देश्य भूल गए, जीवन के उद्देश्य भूल गए। सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। व्यक्तिगत समस्या, सामाजिक समस्या, पारिवारिक समस्या, राजनीतिक समस्या, सारी एक चीज जुड़ी हुई है। इसलिए मेरा आपसे, जैसे अभी अब हम लोगों ने एक साथ टेबल पर बैठ के पत्र लिखा कि नहीं लिखा? 2 लोगों ने लिखा, केवल 2 लोग बोले, केवल लिखा। किसको लिखा? प्रधानमंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री जी को लिखा। क्योंकि यहाँ हम एक छत के नीचे बैठे हैं, सब एक साथ हैं, सब एक जैसा अपने आप को मान रहे हैं, सब एक जैसी अपनी समस्या मान रहे हैं। अब लिखा ना? अब ये आवाज यदि वहां तक जाएगी तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? तो हमें समूह में रहना, संगठन में रहना, संगठन के नियम और संगठन के कायदों में रहना, संगठन की जिम्मेवारियों में रहना, संगठन की भूमिका को समझना, उसमें अपनी भूमिका को समझना, उस भूमिका के तहत उसका निर्वहन करना, उस भूमिका के तहत दूसरों का हमसे कोई लाभ हो रहा है उसमें पीछे ना हटना। ये सब चीजें सामाजिक जीवन की हैं। अगर हम ये करते रहेंगे हमारी आधी समस्या चली जाएंगी। चुनौतियां, समस्याएं कहीं तो आती हैं, हम कहते आती नहीं, हम बुलाते हैं। कैसे बुलाते हैं? अब प्रवीण कुमार खरे का जूता फटा है, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम ये सोच रहे और हमारा जूता फटा है, हारून साहब ने बुलाया है, 2000 रुपये के जूते लेने पड़ेंगे, मुझे लेने पड़ेंगे, हमें पहले उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, छोड़ के बुलाते हैं। हम एक सामान्य व्यक्ति की तरह यदि हम जीवन जिएंगे, ओरिजिनल लाइफ जिएंगे, तो हम जैसे हैं वैसे स्वीकार करें, अपने आप को स्वीकार करें, पड़ोसी को स्वीकार करें, अपने संगठन के लोगों को स्वीकार करें, अपने रिश्तेदारों को स्वीकार करें। हमारा अंदर प्रेम वही है, प्रेम खत्म नहीं हुआ, लेकिन छोटी छोटी दीवारें बन गई। तो हमें आज के इससे 3-4 चीजों से हमें क्या सीखा? 2-3 संगठन में रहना है, और हमारे पीछे जो जरूरतमंद व्यक्ति है उसकी आवाज भी हमें उठानी है। हम राशन की दुकान में लगे हैं, हम ये देखना है हम 5 किलो गेहूं के चावल ले रहे हैं, यदि 5 किलो लेने वाला पीछे खड़ा है, वो वाकई में हमसे ज्यादा पात्र व्यक्ति है, तो उसको भी आगे लाना है। संगठन में रहना है, साथ चलना है, संगठित चलना है, एक राह पे चलना है, सूत्र बन के। आपने देखा होगा फूलों की टोकरी होती है, फूल की टोकरी यहाँ रख देंगे वो ज्यादा सुंदर लगेगी, माला ज्यादा सुंदर लगेगी। तो अगर वही फूल हमें किसी को पहनाने हो तो फूल पहना पाएंगे कि माला पहना पाएंगे? किसी गले में क्या अच्छी लगेगी? तो माला की तरह। उसके लिए धागा कौन होगा? फूल तो आप है ही, उसके लिए धागा होता है संगठन। कौन होता है? यूनियंस, लीडर्स। वो लीडर जरूरी नहीं है, वो लीडर आप में से भी कोई हो सकता है। ये नहीं है लीडर के कोई अगर जो मंच पे बैठ गया वो केवल लीडर है। आप उसके मार्गदर्शक, आप उसको समस्या बताने वाले हैं। अगर आप अपने यूनियन लीडर को समस्या नहीं बताएंगे तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा, है ना? तो कम्युनिकेशन, आपस में वार्तालाप बहुत जरूरी है। आज हम यहाँ किस लिए बैठे हैं? बात करने के लिए। किस लिए बैठे हैं? अपनी समस्या के लिए। हमने पत्र क्यों लिखा? अपनी समस्या के लिए। तो हमें हमेशा कभी भी हमारे यूनियन के लीडर यदि आपको आह्वान करें, यदि आपको आवाज दें, हम उनकी एक आवाज पे खड़ा होना है कि नहीं होना है? होना है। अगर हम उनकी एक आवाज पे खड़े होंगे तो आप नई नई समस्याओं को उनको वाकिफ कराएंगे, वो नए मुद्दों को लेकर शासन प्रशासन के पास जाएंगे, तो समस्या का समाधान किसका होगा? ये छोटी छोटी बातें थी और बोलने को तो ऐसा था चलता रहेगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा बोल गया हूं। अगर कुछ
हमारे शब्दों में अगर ऊंच नीच हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं एक छात्र हूँ, मैं सीख रहा हूँ। हारून साहब का फोन पहुंचा, कल मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, कल मैं पूरे दिन उठ नहीं सका, पूरे दिन चक्कर आया। मुझे ये चिंता नहीं थी बीमार हूँ, मुझे ये चिंता थी कल हमने हारून साहब को वचन दे दिया है, मैं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। तो जैसे मैंने बात की थी वचनबद्धता की, तो मैं बस आप सभी को नमन करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और अगर ऊपर वाले ने चाहा, आप लोगों का स्नेह रहा, तो फिर कभी जीवन में दोबारा मिलने का मौका होगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा। बस आप लोगों का आशीष और दुआ हमारे साथ बनी रहे, बस इसी कामना के साथ मैं आप इस मंच को हारून साहब को सौंप रहा हूँ। जय हिंद, जय जगत, जय जगत, जय हिंद। धन्यवाद खरे साहब, बहुत अच्छी बात हो गई और ट्रेड यूनियन को लेकर काफी समझाया। साथियों, होटल में बैठने का और होटल में आने का मकसद कुछ और होता है। क्या है, होटल में आकर के वातावरण में बदलाव, एक तो ये होता है जो वातावरण हम घर पर करते हैं उससे यहाँ थोड़ा सा बदलाव शांति के रूप में हम अपनी बात को सुने और अपनी बात को रख भी सकें। इसलिए होटल में उस माहौल से निकलकर इस माहौल में आना और वातावरण को बदलना और चार लोगों की बात सुनना और चार के बीच में अपनी बात को रखना। इसलिए जो है होटलों में प्रोग्राम रखे जाते हैं कि सामाजिक प्रोग्राम सामाजिक स्तर से और लोग सुन पाए और अपनी बात को रख पाए। और क्या है, असल मकसद एक नहीं है, मेरा मकसद तो काफ़ी आगे है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं तंबाकू को लेकर ही आपसे चर्चा कर रहा हूँ, मैं तमाम विषयों पर चर्चा करता रहूँगा क्योंकि मेरा मकसद ही समाज है और समाज सेवा है। तो आज शायद तंबाकू का मुद्दा है तो कल शायद महिला मुद्दा भी है, क्योंकि मैंने महिला मुद्दों पर भी जो है 7 साल काम किया है। महिला हिंसा का मुद्दा है, घरेलू हिंसा का मुद्दा है और खासकर जो घरेलू कामकाजी महिलाएं होती हैं उनके साथ तो बहुत बड़े बड़े मुद्दे और जो कि हम नहीं समझ पाते हैं। और अभी मैंने जो मीटिंग की थी, भोपाल में हमारी एक मीटिंग थी, तो हमारे एक साथी हैं वो आए थे दिल्ली से, तो उन्होंने जब महिलाओं को एकत्रित किया भोपाल की तो उसमें बहुत बड़े मुद्दे निकल कर आए। महिलाएं जो घरेलू महिलाएं होती हैं उनके साथ काफ़ी घटनाएं घटित होती हैं, खाने को लेकर, एजुकेशन को भी लेकर, समय को लेकर, ये भी हमारे साथ बड़े मुद्दे हैं और अन्य शोषण को भी लेकर। और इसके बाद ऑफिशियल महिलाओं के साथ जो हिंसा होती है वो है, या अन्य महिला हिंसा, घरेलू हिंसा, घर में भी महिला हिंसा होती है, भाई बहन के साथ और माँ बेटी के साथ या बहू और सास के साथ या अन्य बहनों के साथ तमाम हिंसाएं होती हैं जिनको शायद हम समझ नहीं पाते या उसको इतनी यहाँ तक पहुँच जाती है कि फिर वो करीब आत्महत्या का मौका आ जाता है। तो इस पर भी कभी चर्चा करेंगे। तीसरी चीज़ एक और ये है खास कि नई चीज़ क्या है, हम जो शोषित और पीड़ित होते हैं, चाहे महिला से संबंधित हो, एजुकेशन से संबंधित हो और चाहे वो घरेलू हिंसा से संबंधित हो या श्रम से संबंधित हो, नई लड़ाई जो होती है पूंजी पावर सत्ता को लेकर होती है। और हर आदमी जो है पूंजी पावर सत्ता की ओर दौड़ता है, चाहे परिवार में हो तो मैं चाहता हूँ कि पावर बड़े भाई के हाथ में, माँ चाहती है कि मेरे हाथ में, पिता के हाथ में तो होता ही आजकल, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है अपना, तो मुझे तो लगता है कि पुरुष प्रधान है। अब आप लोगों को लगता है नहीं है ना पुरुष प्रधान? तो हालांकि कहते जरूर है कि बराबरी बराबरी गैर बराबरी, तो एक तो ये इस पर भी कभी चर्चा करेंगे। जिससे पावर और सत्ता और पूंजी, ये तीनों चीजें कहीं कहीं हमको प्रभावित करती है। तो अभी मौका आया तो इन विषयों पर भी चर्चा करेंगे। आज का मुद्दा ही अपना ये था। तो अहम चीज ये कहेंगे अभी हाल में कि थोड़ा सा अंदर से डर झिझक ये मिटाना पड़ेगा आपको और थोड़ी सी अपने आप को खुददारी भी लाना पड़ेगी है। तो कैसे लाना पड़ेगी, एक दो कड़ी सुना दूं आपको कि क्या बिगाड़ेंगे सितम करके जमाने वाले।
क्या बिगाड़ेंगे सितमकर के जमाने पहले, खुद ही मिट जाएंगे बस हमको मिटाने वाले। सही बात है। और कोई कह दे जरा उन वक्त के शैतानों से, कोई कह दे जरा उन वक्त के शैतानों से, साथ हो जाते हैं सूरज को बुझाने वाले। तो इतना बड़ा हौसला रखना पड़ेगा हमको, इतनी बड़ी सोच बनानी पड़ेगी। और क्या है, कुछ पाने के लिए खोना तो पड़ता है, तो संघर्ष भी करना पड़ेगी, मेहनत करना पड़ती है। जब कहीं खेत में देखो कितनी मेहनत होती है, बारिश में भी सांप बिच्छू कुछ नहीं है, कीचड़ पानी भी कुछ नहीं है, और खेत में जूता है नहीं ऐसा। और फिर जब फसल आएगी, भर धूप में, कुआर की धूप कितनी खराब होती, भर धूप में गले को लाकर तुमको दे देता है।